तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीखे सर में। मैं हूं चंद्रफूल सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं बताने वाला हूं क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि सेट 2 का भाग ए दूसरा रहेगा। चलिए दोस्तों, यदि अभी तक आपने इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचता रहे और आप सबसे पहले देखें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो हम लोग 25 तक पढ़ लिए थे सेट 2 का भाग 1 में। चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 2 सेट 2 का 26 प्रश्न से। देखिए 26 प्रश्न कहता है दोस्तों, ध्यान देंगे, 26 प्रश्न कहता है कि 2 sin 38 डिग्री 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, यदि इसे जोड़ने पर 90 प्राप्त हो, 8 2 10, 5 3 8 1 9, यानी एंगल के जोड़ने पर 90 प्राप्त हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। यानी इसका मान 1 हो जाएगा, तो आगे 2 है तो 2 और गुने इसका मान 1, तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2। या आप साइन को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे 2 sin into। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं साइन इंटू 90 में से कितना घटाएंगे तो 38 आ जाएगा, तो 52 बटा नीचे जो है उसको ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए 2, अब साइन 90 घटाओ थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा का जगह 52 डिग्री। अच्छा, और नीचे है कॉस 52 डिग्री। दोस्तों 52 कट जाएगा, क्या बचेगा? केवल 2, यानी 2 आपका जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि यदि tan थीटा बराबर √3, देखिए जो 27 है, कहता है tan थीटा बराबर √3 तो थीटा बराबर व्हाट। दोस्तों यदि इस तरह का प्रश्न आया तो बिल्कुल आसान है, इजी है। देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। देखिए tan थीटा बराबर √3 है, तो हम देखेंगे कि टैने में मान, यानी कि LHS में जो लिखा रहेगा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, उसी में देखेंगे। तो देखिए, तो टैने में देखेंगे कि कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan से tan खत्म हो जाता है, हालांकि दर्शाते नहीं है, काटते नहीं है, लेकिन tan से tan खत्म हो जाएगा तो बचेगा इस साइड थीटा और इस साइड बटेगा 60 डिग्री, यानी कि जो थीटा का मान हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो यहाँ पर कहता है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, cos 60 डिग्री प्लस में 1 बटा cos 60 डिग्री माइनस 1। आपको पता होगा कि cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस है 1 तो प्लस 1। यहाँ देखिए cos 60 का मान 1/2 और माइनस है तो माइनस, बस इसको हल कर लेना है। तो देखिए ऊपर में हम लोग भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 3/2 आएगा, बटा नीचे घटाव बनाएंगे तो -1/2 आएगा। 2 से 2 खत्म हो गया, ये माइनस है तो ऊपर चल जाएगा, यानी -3। इसका बिल्कुल ऑप्शन आंसर जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका जो है राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट जो कहता है tan कहता है 60 डिग्री का मान क्या होगा। आपको पता होगा कि tan 60 का मान √3 होता है, यानी इसका जो ऑप्शन है ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्त, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं, देखिए कहता है कि sin π/4 माइनस cos π/4 का मान कितना होगा। यानी देखिए क्या कह रहा है, cos π/4 माइनस, यही आगे पीछे है sin π/4। दोस्तों आपको पता होगा कि sin π/4 का मान भी 1/√2 घटाव cos 45 का मान भी 1/√2, यानी π/4 कहने का मतलब 45 डिग्री। अब देखिए 1/√2 कट गया 0, यानी कि इसका जो ऑप्शन है दोस्तों बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट कहता है 31 प्रश्न, कहता है कि दर्शक के नेत्र और मीनार की चोटी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। दोस्तों दर्शक की आँख
और क्या कहता है, मीनार की चोटी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे दृष्टि रेखा कहते हैं, जो कि ऑप्शन डी जो है आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, यानी देख लेते हैं, हल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 32 कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। दोस्तों आप पढ़े होंगे 10.2 पर में वृत्त से कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन जो इसका है समान यहाँ पे दिया हुआ है, तो बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। दोस्तों वृत्त और इसका केंद्र एक बिंदु होता है, तो हमेशा आपको पता होगा कि एक बिंदु पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए 34 प्रश्न कहता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है, आपको पता होगा कि अर्धवृत्त का कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। आप हमेशा याद रखेंगे कि अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि जो इसका ऑप्शन दोस्तों है ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है। ध्यान दीजिए, पहला वृत्त का क्षेत्रफल बटा दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, देखिए तो पहला के दिया हुआ है, अच्छा वृत्त का पहले क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r1 का स्क्वायर बटा पाई r2 का स्क्वायर। चूँकि दोनों का त्रिज्या दोस्तों अलग अलग यहाँ दिया हुआ, कह रहा है कि त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें, तो त्रिज्याओं का अनुपात यानी कि r1 बटा r2 कह रहा है। चलिए क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4/9 बराबर पाई से पाई कट गया, तो r1 बटा r2, देखिए दोनों पर स्क्वायर है तो पूरा के होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ जाता है, तो r1 बटा r2 बराबर रूट हो जाएगा 4/9, तो 4 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि r1 बटा r2। यही दोस्तों हमें अनुपात मिल गया, यानी 2:3 त्रिज्या, यानी कि r1 अनुपात r2 का मान जो होगा 2:3, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 36 की यदि वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों परिधि आपको पता होगा कि वृत्त का परिधि होता है 2πr। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। आपको पता होगा, देखिए त्रिज्या दुगनी कर दी जाता है ना, यानी कि r1 बराबर भी 2r और r2 बराबर भी 2r, यानी त्रिज्या क्या कर दिया जाता है, दोगुनी कर दी जाती है, तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात। दोस्तों आपको पता होगा कि चलिए पुराना जो होगा, यानी पुराने वृत्त का परिधि, माने परिधि क्या होता है 2πr, तो 2πr ये पुराना है। अब नयका क्या कह रहा है कि वृत्त के परिधि दुगना कर दिया जा रहा, वृत्त की त्रिज्या दुगना कर दिया जा रहा है, यानी कि त्रिज्या क्या कर दिया जा रहा है, दुगना। तो नए वृत्त का परिधि, तो जब नए वृत्त की त्रिज्या 2r है तो परिधि हो जाएगा 2π, r के जगह r नहीं बल्कि 2r हो जाएगा। इसीलिए अब कह रहा है कि दोनों क्या कह रहा है कि नए वृत्त एवं पुराने वृत्तों के परिधियों का अनुपात। पहले नए वृत्त, तो नयका वृत्त का परिधि कितना है 4πr बटा पुरानका वृत्त की परिधि कितना है 2πr, पाई कट गया, 2 दूनी 4, यानी कि 2/1 बराबर 2:1। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 2:1, अर्थात 20 का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों का परिधियों का अनुपात क्या होगा। चलिए इसी पर बना लेते हैं। देखिए दोस्तों कहता है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है आधा कर दिया जाता है। चलिए आधा कर दिए, आधा करने के लिए 2 से हम लोग भाग दे देते हैं तो वो आधा हो जाता है। कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने एवं नए परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए तो पुराने एवं नए, पहले इसमें देखिए क्या कह रहा है
पहले इसमें कह दे रहा है पुराने, तो पुरानका के ऊपर लिखेंगे और नयका के नीचे, यानी पुरानका के परिधि ये होगा, क्योंकि पुरानका की त्रिज्या तो आरे था और नया के जो है नया के त्रिज्या r/2 हो गया है। तो देखिए नयका में त्रिज्या लिखेंगे r/2। तो दोस्तों 2 पाई कट गया, अनुपात पूछ रहा है तो देखिए बटा कर दिए, पुराने वृत्त की परिधि बटा नए वृत्त की परिधि, 2 पाई से 2 पाई कट गया, बटा है बीच में, देखिए r1 से r1 कट जाएगा, 2 भाग में चला जाएगा ऊपर तो 2 हो जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे, यानी 2:1। दोस्तों इसका जो आंसर है आपका जो है ऑप्शन ये हो जाएगा 2:1, यानी कि बी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 38 कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यानी कि नए त्रिज्या, पहले लिखेंगे पुराना त्रिज्या r है, इसलिए नए त्रिज्या कितना कह दे रहा है कि त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, यानी 2r, त्रिज्या क्या हो गया दुगना कर दिया जाए। तब यहाँ पे कहता है तो पुराने वृत्त नए और पुराने वृत्तों, नए पहले कह दिया नए, तो नया के त्रिज्या 2r, तब परिधियों का अनुपात है, तो नए वृत्त के परिधि बटा पुराने वृत्त के परिधि। चलिए दोस्तों बताइए नए वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई और r नहीं क्या लिखेंगे, r के जगह पे 2r, क्योंकि त्रिज्या दुगनी कर दी जा रही है। अब पुरानका क्या हो जाएगा 2 पाई r, 2 पाई से 2 पाई कट गया, 1 r से 1 r कट गया, यानी कि ऊपर 2 नीचे 1, अतः 2:1। अतः दोस्तों इसका जो आंसर है बिल्कुल जो किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात। हालांकि इसमें ऑप्शन दोस्तों गलत दिया हुआ है, इसका एक मिनट यहाँ भी ध्यान दीजिए, ऑप्शन सही दिया हुआ है। देखिए गुना करेंगे 2 दूनी 4 पाई r होगा और नीचे होगा 2 पाई r। दोस्तों पाई r से पाई r कट गया, 2 दूनी 4, अतः 2:1। इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा 2:1, जो कि दिया हुआ नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। होता है कभी कभी गलत प्रश्न, ऑप्शन जो है नहीं छूट जाता है, कभी कभी मिस होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो परिमाप क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप क्षेत्रफल नहीं, यहाँ यह कह रहा है कि परिमाप और क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो परिमाप एवं क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। छूट गया इससे। तो देखिए कहता है कि वृत्त का जो है क्या परिमाप, यानी दोनों बराबर है आपस में, तो कहता है कि इसका क्षेत्रफल अनुपात क्या होगा, यानी कि परिधि और क्षेत्रफल का अनुपात। तो परिधि वृत्त की क्या होता है 2 पाई r बटा क्षेत्रफल क्या होता है पाई r²। तो देखिए पाई से पाई कट गया, है ना। अब देखिए तो यहाँ पर 1 r से 1 r कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 2 बटा नीचे बचेगा केवल r, यानी कि 2/r, जो दोस्तों आपका ऑप्शन ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए तो क्या कहता है ऐसे कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा यदि इसकी ऊंचाई इसकी त्रिज्या की 3 गुनी है। इसकी त्रिज्या की 3 गुनी है। इसकी ऊंचाई जो है, ऊंचाई त्रिज्या, तो त्रिज्या मान लिया हमने कि त्रिज्या जो है r है, तो त्रिज्या के 3 गुनी है, यानी कि 3r ऊंचाई। तो कहता है कि इसका आयतन जो है क्या होगा। आपको पता होगा आपको पता होगा कि शंकु दिया होगा, क्या दिया हुआ था लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h, है ना। दोस्तों
1/3 पाई के पाई लिख देते हैं। अच्छा आर तो आर है ये है, और एच देखिए तो एच है 3r, तो 3r देखिए 3 से 3 कट गया तो बचेगा पाई, और आर में आर स्क्वायर में आर से गुना करेंगे तो आर क्यू यानी सेंटीमीटर क्यू, यही हो जाएगा। यानी कि जो आपका ऑप्शन है पाई आर क्यू, सी जो आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। कहता है कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। यानी अब यहाँ तो ये पता नहीं चल रहा है कि नए गोला कह रहा पुराना गोला, यानी किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उनके आयतन का अनुपात। तो चलिए दोस्तों हम लोग दोनों से बना लेते हैं, है ना। हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हो दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन कहता है कि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए। अय त्रिज्या पुरानका का था, ध्यान दीजिए पुराना त्रिज्या आर है। अब कहता है अथा नए त्रिज्या का कहता है कि आधी कर दिया जाए। अच्छा नए त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो आधा करने के लिए 2 से भाग कर देते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए कहता है तो उनके आयतनों का अनुपात। देखिए पुरानका के अनुपात और नयका के अनुपात पूछ रहा है, तब पुराना के अनुपात क्या हो जाएगा, पुराना का आयतन। तो दोस्तों यहाँ पे गोला कर रहा है तो गोला का आयतन आपको पता होगा कि 4/3 पाई आर क्यू होता है। अच्छा नया का आयतन 4/3 पाई। देखिए दोस्तों नए की त्रिज्या r/2 है तो यहाँ पे r/2 के क्यू कर देंगे। ध्यान दीजिए अब अनुपात पूछ रहा है, यानी कि पुराना तो था नया के अनुपात, तब बटा 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगा। लेकिन आपको पता होगा कि ऊपर में आर क्यू और नीचे में r/2 के क्यू 8, तो आर क्यू से आर क्यू तो कट गया, 8 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 8:1। जो दोस्तों इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न की जो हम लोग बात कर लेते हैं, यानी कि जो 42 प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए 42 प्रश्न कहता है कि किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ओए दोस्तों यही कह रहा है ना कि त्रिज्या जो है 2 सेमी है, ऊंचाई जो है 14 सेमी है, तो भी बराबर आयतन क्या होगा, किसका, बेलन का। तो बेलन का आयतन आपको पता होगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई के मान 22/7। अच्छा आर, तो आर देखिए तो 2 × 2, एच तो 14, 7 दूना 14, आप गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 1 17, यानी सेंटीमीटर क्यू। आयतन को हमेशा क्यू में लिखते हैं, यानी कि 776 हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो आपका ऑप्शन है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 776। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। कहता है कि एक बेलन और एक शंकु के आयतनों के अनुपात क्या होगा अगर बेलन और शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या सब समान है। बाहर भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये सब प्रश्न है, यदि आप देख लिए पूरा वीडियो तो गर्दा उड़ा के आइएगा एकदम। गर्दा उड़ाने का मतलब ऐसा नहीं कि रोड पे आप गर्दा उड़ाते रहेंगे, लेकिन जब आप बोर्ड जब जाएंगे एग्जाम देने बोर्ड में तो शायद ही क्वेश्चन छूटेगा, वरना पूरा के पूरा आप रंग के आएंगे और वो भी सही सही, ये मेरा वादा है दोस्तों।
चलिए इस वीडियो में बने रहिए, पूरा का पूरा समझ में आने वाला है और पूरा का पूरा मैं दोस्तों VVI प्रश्न बताऊंगा। देखिए कहता है कि एक बेलन और एक शंकु के आयतनों का अनुपात क्या है। अरे सुनिए, एक बेलन के यानी बेलन के आयतन, बेलन का आयतन बटा फिर क्या कहता है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन क्या है यानी कि आयतन का अनुपात क्या है, अनुपात क्या है अगर बेलन और शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या जो है समान है, यानी ऊंचाई तथा त्रिज्या क्या है समान है, दोनों के त्रिज्या ऊंचाई क्या है समान है। तो बताइए बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच बटा शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों एक बात आप ध्यान दे दीजिए तो जरा सा, पाई आर स्क्वायर देखिए तो या तो एच के जगह पे आर कर दीजिए या आर के जगह पे एच कर दीजिए। तो हम लोग एच के जगह पे आर कर देते हैं, तो एच बराबर आर है तो गुने आर बटा नीचे है 1/3 पाई। देखिए तो आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर, और एच के कर बराबर है आर के, तो एच के जगह पे आर लिख दिए। देखिए आर स्क्वायर आर, नीचे भी आर स्क्वायर आर कट गया, पाई से पाई कट गया। दोस्तों नीचे 1/3 है, ऊपर ले जाएंगे तो 3/1 हो जाएगा, अतः 3:1। इसका जो ऑप्शन है सी सही हो जाएगा, 3:1। दोस्तों बहुत ही VVI ऐसा प्रश्न है, बिल्कुल देखिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं और वीडियो लेकर आऊँगा इस तरह से, तो आप सबसे पहले देख सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः 26.8 एवं 27.9 है तो बहुलक क्या होगा। दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा, याद होगा आपको एक फार्मूला। तो चलिए दोस्तों देखिए जो 44 प्रश्न कहता है कि किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यक क्रमशः इतना है तो बहुलक ज्ञात हो क्या होगा। दोस्तों माध्यक और बहुलक में आप संबंध पढ़े होंगे कि 3 माध्यक बराबर बहुलक, बहुलक जोड़ 2 माध्य, ये होता है। यानी 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य, बस इसी पर बैठा देना है आपको निकल जाएगा। यानी कि दोस्तों बहुलक का मान पूछ रहा है, तो बहुलक का मान पूछ रहा है तो 3 गुने माध्यक, तो देखिए तो माध्यक दिया हो 27.9 बराबर। अब देखिए इसका जो है ऑप्शन दोस्तों बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक प्लस 2 गुने यानी माध्य देखिए तो कितना दिया हुआ है से 26.8 गुना कर दीजिए तो 9 तिया 27 और 7 तियाई 21, 9 तिया 27, 7 तियाई 21 और 2 23 और 3 दूनी 6, 2 8, 0.1 अंक के बाद दोस्तों ये प्लस में होगा, इधर आएगा तो माइनस में हो गया। तो चलिए 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 1 13 और 2 दूनी 4 1 5, 0.1 अंक के बाद इधर बचेगा बहुलक। चलिए घटा दीजिए, 7 में से 6 चला जाएगा 1, 3 में से 3 चल जाएगा 0 और 8 में से 5 चल जाएगा 3, यानी कि बहुलक बराबर निकल गया बहुलक यानी 30.1। दोस्तों इसका जो आंसर है ए सही हो जाएगा। कहता है कि किसी बारंबारता का बहुलक होता है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है यानी कि ये होता है अधिकतम बारंबारता। दोस्तों यानी जो सबसे अधिक बार आता है वही होता है बहुलक, यानी कि जो सबसे अधिक बार आता है, यानी यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिकतम बारंबारता। चलिए दोस्तों अब हम लोग 46 प्रश्न देख लेते हैं। 46 कहता है कि 5 3 7 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका क्या है। दोस्तों पहले से हम लोग आरोही क्रम में सजा लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 सजा लिए। अब क्या हो जाएगा देखिए तो यहाँ पर इसका हमको ज्ञात करना है माध्यक या माध्यिका, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 विषम संख्या, तब विषम संख्या आ गया 7, तो 7 में 1 जोड़ के और 2 से भाग, तो 7 और 1 यानी कि फार्मूला होता है विषम के कि n +1/2 वां पद,
तो n का मान होता है संख्या, कै गो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जोड़ो 1/2 यानी कि 7 1 8, तो 4 वाँ पद यानी कि दोस्तों इसका जो माध्य होगा, सॉरी माध्यक होगा, माध्यक वो चौथा पद होगा। तो गिनिए 1 2 3 4, चौथा पद में आ गया 4, तो इसका जो माध्यक है C हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। दोस्तों आपको माध्य पता होगा कि कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो देखिए तो 3 लगातार प्राकृत संख्या पता होगा कि 1 से शुरू होता है, तो लगातार तो 1 2 3, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, क्या संख्या 1 2 3, 3 से भाग, 3 2 5 1 6, 6/3 भाग दे देंगे, 2 बार में कट जाएगा, यानी इसका जो ऑप्शन है 20 सही हो जाएगा। 48 कहता है कि यदि ई कोई घटना है तब PE प्लस PE डैश का मान होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। PE प्लस PE डैश बराबर क्या होगा। आपको पता होगा कि PE तो PE है प्लस, और इसका बराबर होता है 1 घटाओ PE, यानी ये जो है प्रायिकता नहीं होने की घटना है, अरे नहीं होने की प्रायिकता ये है, तो इतना बराबर होता है 1 माइनस PE। तो इसके जगह पे लिख दिए, देखिए PE से PE कट जाएगा दोस्तों, बचेगा 1, तो इसका आंसर जो है 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 देखिए कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता है, यानी कि हमेशा याद रखेंगे कि माइनस यानी कि ऋणात्मक और 1 से बड़ा किसी भी प्रायिकता की घटना की प्रायिकता नहीं होती है, यानी कि इसमें जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, चूँकि ये माइनस में दिया हुआ है और माइनस में किसी का भी प्रायिकता नहीं होता है। चलिए 49 कहता है, 49 तो हो गया। 50 कहता है कि किसी घटना की प्रायिकता असंभव होती है, यानी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है दोस्तों, किसी घटना की प्रायिकता असंभव है, यानी असंभव घटना की प्रायिकता आपको हमेशा याद रखना है कि 0 होता है, तो इसका जो ऑप्शन दोस्तों है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि अगला वीडियो जो है वो भी धमाकेदार होने वाला है और वो सेट 3 रहेगा। तो आज के लिए बस इतना है। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ लाल बटन को दबा के भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। और तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम।